गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, हमारी जो फ्री आपकी सीरीज चल रही है इकोनॉमिक्स ऑनर्स, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स की क्लास डिस्कस करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 3 है। देखिए बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज 5.4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन। ठीक है। पिछली क्लास में जो हमने किया था वो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एक्चुअली स्टैटिस्टिक जो होता था वो फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन हुआ करता था। तो पिछली क्लासेस में हमने दो स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में बात करी थी, एक था सैंपल मीन और एक था सैंपल वेरिएंस। ठीक है। अब आज का जो मेरा जो क्लास है उसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ सैंपल मीन्स के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा। ठीक है। तो पिछली क्लास में भी हमने कुछ बातें करी थी, आज हम थोड़ा डिफरेंट एंगल से बात करेंगे। लेकिन किसके बारे में बात करेंगे? ओनली सैंपल मीन के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन। ठीक। तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक को स्टार्ट करें तो मुझे यहाँ पे एक पॉपुलेशन कंसीडर करनी पड़ेगी और एक रैंडम सैंपल कंसीडर करना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रैंडम सैंपल ऑब्जर्व सैंपल में क्या डिफरेंस होता है और रैंडम सैंपल किस चीज को कहते हैं। तो अगर मैं यहां पे मेरे बच्चों स्टार्ट करूं, बिल्कुल एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी ए रैंडम सैंपल, बी ए रैंडम सैंपल। ठीक है। दैट मीन्स x1 x2 डॉट डॉट xn बी IID रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, क्योंकि रैंडम सैंपल है तो x1 x2 xn कंफर्म रैंडम वेरिएबल होंगे फ्रॉम ए पॉपुलेशन। क्योंकि अगर सैंपल लिया गया है तो कोई ना कोई पॉपुलेशन जरूर रहेगी इनकी। फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक। तो मैंने मान लिया कि जो मैंने रैंडम सैंपल लिया है किसी पॉपुलेशन से, रैंडम सैंपल मतलब ये एज ए रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इन सब का मतलब मैं पहले आपको समझा चुका हूं। तो अब अगर हम आइडेंटिकल की बात करें तो पॉपुलेशन सेम होगी। तो मैंने मान लिया कि पॉपुलेशन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि पॉपुलेशन क्या है, लेकिन इतनी जानकारी है कि पॉपुलेशन का जो मीन है वो म्यू है और जो वेरियंस है वो सिग्मा स्क्वायर है। अब वो कहता है कि यहां पे अगर मैं एक स्टैटिस्टिक्स बनाऊं दैट इज सैंपल मीन एक्स बार, तो कैसे बनेगा? 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई। अब पिछली क्लासेस में मेरे बच्चों हमने कुछ बातें करी थी कि जो एक्स बार होगा दैट इज सैंपल मीन, जो कि रैंडम वेरिएबल से मैंने बनाया है, रैंडम सैंपल से मैंने बनाया है। ये कन्फर्म एक रैंडम वेरिएबल ही बनेगा। अब अगर ये रैंडम वेरिएबल ही बनेगा तो इसका मीन आपको पता होना चाहिए, इसका वेरिएंस आपको पता होना चाहिए और इसका प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। चलिए खैर, अभी थोड़ी देर के लिए प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन पे काम नहीं करते, पहले इसके मीन और वेरिएंस पर काम करते हैं। ठीक। अब अगर मैं यहां पर एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करूं एक्स बार की, तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रूल सेमेस्टर 1 दैट इज 1/i गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई। 1/n मेरा बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन जो है मेरे बच्चों वो समीशन के अंदर ऑपरेट हो जाती। ठीक। अब क्योंकि जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं सब आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब है जितने भी रैंडम वेरिएबल है उन सबकी एक्सपेक्टेशन सेम होगी और वो किसके बराबर होगी? वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगी। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n इंटू म्यू। ठीक है। सो दिस इज वॉट 1/n इंटू n म्यू। नाउ दिस थिंग बिकम म्यू। इसका मतलब जो आपने सैंपल का मीन लिया है उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पॉपुलेशन के मीन के बराबर ही आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। अब अगर मैं कैलकुलेट करूं इसका वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स बार, सो बेसिकली वेरिएंस ऑफ 1/n समीशन एक्स आई, आई गोज फ्रॉम 1 to n। ठीक है। नाउ दिस इज 1/n स्क्वायर
समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n वेरिएंस ऑफ एक्स आई। दिस इज अगेन बाय द सेमेस्टर 1, जहां पे आपने वेरिएंस के बारे में कुछ रूल्स पढ़े होंगे। अब क्योंकि x1 x2 xn इंडिपेंडेंट है, तो उनके बीच का जो कोवेरियंस टर्म होगा वो कन्फर्म जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ वेरिएंस वाला टर्म बचेगा। नाउ दिस इज 1/n इंटू समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n। नाउ दिस इज सिग्मा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो रैंडम वेरिएबल्स हैं x1 x2 xn वो आइडेंटिकल हैं, तो उन सबका वेरिएंस सेम होगा। और किसके बराबर होगा? पॉपुलेशन के वेरिएंस के बराबर होगा। तो सिग्मा स्क्वायर डाल दिया। नाउ दिस इज व्हाट? सिग्मा स्क्वायर बाई n। क्योंकि समीशन करोगे तो n सिग्मा स्क्वायर बनेगा, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर आपने कर रखा है, तो एक n से एक n कट जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई n बनेगा। तो यहां पे आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि कोई भी पॉपुलेशन हो, अगर उसका मीन और वेरिएंस आपको पता है, वहां से आप एक रैंडम सैंपल लेते हैं, तो उस सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा, और उस सैंपल का वेरिएंस पॉपुलेशन के वेरिएंस डिवाइडेड बाय n के बराबर होगा। ऐसा हम लोग कह रहे हैं। अब वो यहीं पे एक और दूसरा स्टैटिस्टिक भी डिफाइन करता है, दैट इज समीशन, है ना। सिंपल है बिल्कुल, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी समीशन से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर मैं एक स्टैटिस्टिक्स मान लू टी, विच इज ओनली द समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई, तो ये भी एक रैंडम वेरिएबल के तरीके से काम करेगा। तो मेरे बच्चों यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ टी अगर कैलकुलेट किया जाए, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ समीशन एक्स आई गोज फ्रॉम 1 to n। नाउ दिस इज इक्वल टू summation I goes from 1 to n expectation of xi, this is n into mu। Similarly variance of t अगर आपसे पूछा जाए, तो this is variance of summation xi, I goes from 1 to n। now this is what? Summation I goes from 1 to n variance of xi, now this is n into sigma square। तो दोनों जो स्टैटिस्टिक्स है उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस मैंने आपके सामने निकाल के बताया कि कैसे ये काम करते हैं। अब एक चीज को आप थोड़ा सा गौर करिए, स्पेशली सैंपल के मीन के केस में। ठीक है, सैंपल के मीन की एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉपुलेशन के मीन के बराबर है। इसका मतलब जो पॉपुलेशन का सेंट्रल वैल्यू होगा म्यू, वही सैंपल के मीन का सेंट्रल वैल्यू होगा। और सेंट्रल वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ाया गया होगा। लेकिन जब हम वेरिएंस की बात करते हैं, तो जो पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा, जब आप सैंपल का वेरिएंस निकालेंगे, तो ऑब्वियसली बात है सिग्मा स्क्वायर बाई जब आप n करेंगे, और अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो जो वेरिएंस है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आप सैंपल का साइज बढ़ाते हुए चले जाओगे, वैसे वैसे जब आप मीन कैलकुलेट करोगे, तो उसका वेरिएंस कम होता चला जाएगा, सेंट्रल वैल्यू उतनी ही रहेगी। मींस कहीं ना कहीं वेरिएशन को इनवर्सली इफेक्ट करता है सैंपल का साइज। जैसे जैसे सैंपल का साइज बढ़ता चला जाता है, वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन विल डिक्रीज। इसका एक स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है, जो हम आगे चल के थोड़ा सा बात करेंगे बच्चों आपके साथ। अब देखिए, ये तो मैंने एक जर्नल सिनेरियो आपके साथ डिस्कस किया। अब क्वेश्चन दो होते हैं मेरे बच्चों, कि जो आपने सैंपल लिया किसी पॉपुलेशन से, जिसका मीन वेरिएंस आपको पता है, लेकिन पॉपुलेशन के बारे में जानकारी नहीं है। क्वेश्चन ये होता है कि सैंपल का जो मीन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसका प्रोबेबिलिटी बिहेवियर बताइए, वो किस पॉपुलेशन को फॉलो करता है, वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, आप ये बताइए। समझ गए? तो इसके लिए इस बात का जानना जरूरी है कि जो पेरेंट पॉपुलेशन है, जहां से आपने सैंपल लिया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। लेकिन अभी तक जो मैंने पढ़ाया आज की क्लास में, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने कंसीडर नहीं किया है। ठीक, लेकिन अब हम कंसीडर करने जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों, इसी में अगर मैं आगे चलूं, तो मेरा जो सब टॉपिक बनता है, द केस ऑफ ए नॉर्मल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मींस मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जो मैंने सैंपल लिया है, वो किसी अननोन पॉपुलेशन से नहीं लिया है, वो वेल डिफाइंड पॉपुलेशन से लिया है, जो है नॉर्मल। और सेमेस्टर 1 के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स आपने अच्छे से पढ़े होंगे। तो यहां पे मैंने क्या मान लिया, पहले केस में लेट x1 x2 डॉट डॉट
एक्स एन बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। ये डिनोट करने का तरीका होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 x2 डॉट डॉट xn मस्ट फॉलो द नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर आई डी। ये लिखने का तरीका होता है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बारी आती है कि सैंपल का मीन और सैंपल का वेरिएंस क्या किसी पॉपुलेशन को फॉलो करेगा? आंसर है यस। अब उसका मैं आपको रीजन देता हूं। सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ाया गया होगा कि नॉर्मल पॉपुलेशन या नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स के अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है कि कुछ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो उनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल को ही फॉलो करता है विद द कोरस्पॉन्डिंग मीन एंड विद द कोरस्पॉन्डिंग वेरिएंस। मींस जब आप एक्स बार बनाएंगे तो बेसिकली एक्स बार बनेगा कैसे? 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई। अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा? x1/n प्लस x2/n प्लस डॉट डॉट xn/n। ठीक है, और ये है क्या? ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है। तो शायद मैथमेटिक्स में आपने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। तो ये गारंटी है कि ये कन्फर्म नॉर्मल पॉपुलेशन को ही फॉलो करेगा विद द कोरस्पॉन्डिंग मीन एंड विद द कोरस्पॉन्डिंग वेरिएंस। मींस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बार। क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए उसका मीन और वेरिएंस आपको पता होना चाहिए। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है मेरे बच्चों, कि कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल नॉर्मल ही बनेगा। ये सिर्फ नॉर्मल में ही वैलिड है, किसी दूसरी पॉपुलेशन में ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि मैं मीन ऑफ एक्स बार और वेरिएंस ऑफ एक्स बार ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, तो क्या मैं यहां पे ये कह दूं कि जो सैंपल का मीन है इन दिस केस दिस मस्ट फॉलो नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन? बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल कोई भी मतलब टिपिकल टास्क इसमें नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर जो सैंपल का साइज है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। बस एक बात मैंने बोली थी कि जब आप सैंपल का मीन डिफाइन करेंगे तो उसकी सेंट्रल वैल्यू पॉपुलेशन के मीन के बराबर ही होगी, बट उसका जो वेरिएंस है वो डिक्रीज होता चला जाएगा जैसे जैसे सैंपल का साइज आप इंक्रीज करते चले जाओगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली आपके सामने मेरे बच्चों डिफाइन करना चाहूं बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो मान लो जो मेरी ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है। जो मेरी ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है। ये आपकी सेंट्रल वैल्यू है म्यू, और जो इसका डिस्पर्जन है वो है सिग्मा स्क्वायर। ठीक, अब अगर मैं यहां पर एक सैंपल ले लूं सपोज 10 यूनिट्स का, ठीक है, तो जो एक्स बार बनेगा 10 यूनिट्स के साथ उसका मीन तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो वेरिएंस होगा वो सिग्मा स्क्वायर बाई 10 हो जाएगा, तो थोड़ा कम हो जाएगा। और नॉर्मल के केस में आपको यह पढ़ाया गया होगा कि जैसे जैसे वेरिएशन कम होता चला जाता है, जो पीक है प्रोबेबिलिटी कर्व की वो अप होती चली जाती है, जो टेल रीजन है वो श्रिंक होता चला जाता है। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो कुछ आपके सामने मैं डराइव करने की कोशिश कर रहा हूं। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है आपका पहले वाला, ये नॉर्मल पॉपुलेशन है जो ओरिजिनल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। लेकिन जो दूसरा है, समझ गए, जो दूसरा है वो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन है व्हेन n इज इक्वल टू 10। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं और बढ़ा दूं सैंपल का साइज तो वेरिएशन और कम हो जाएगा, तो जो इसकी पीक है वो और इंक्रीज हो जाएगी, और जो टेल रीजन है मेरे बच्चों वो और श्रिंक होता हुआ चला जाएगा। तो जो अगला मेरा जो ग्राफ है वो एक्स बार का है, बट व्हेन n इज इक्वल टू सपोज 20। समझ रहे हो? तो जैसे जैसे मेरा सैंपल का साइज इंक्रीज होता चला जाता है, वेरिएशन कम होता चला जाता है, बट सेंट्रल वैल्यू जो है मेरी वो बिल्कुल
सेम रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। अब यहीं पे मेरे बच्चों, मैंने एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी भी लिया था आपके सामने। तो टी क्या था मेरा? मेरा टी था समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई। ऑब्वियसली क्योंकि पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल है, तो टी भी नॉर्मल को ही फॉलो करेगा विद द कोरस्पॉन्डिंग मीन। इसका कोरस्पॉन्डिंग मीन कितना था? एन म्यू, और वेरिएंस कितना था? एन इंटू सिग्मा स्क्वायर। लेकिन ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आपका जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है। ठीक है मेरे बच्चों। तो अब ये जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, बिल्कुल लिटिल बिट डिस्कशन कर रहा हूं, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, वो तब पॉसिबल है जब आप एक नॉर्मल पॉपुलेशन पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम एक ऐसी पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे जो कि नॉर्मल नहीं है, जो कि पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है। यहां पे मैंने एक टर्म लिखी है सीएलटी, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब क्या कहती है सीएलटी, क्या उसका रोल है, उसके बारे में हम बात करते हैं। वो कहता है कि अगर आपकी पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल है, तो फिर चाहे सैंपल साइज कुछ भी हो, सैंपल का मीन और सैंपल का सम कन्फर्म नॉर्मल को ही फॉलो करेगा। बट अगर आपकी पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है ना, नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन है आपकी पेरेंट, तो क्या सैंपल का मीन नॉर्मल को फॉलो करेगा? यहां पे इंट्रोडक्शन आता है सीएलटी का। वो कहती है कि अगर आपकी पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, तो सैंपल का मीन या सैंपल का सम नॉर्मल को फॉलो करे ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर आप सैंपल का साइज लार्ज लेते हो, यहां पे लार्ज कंसीडर किया गया है n इज ग्रेटर देन 30 को। तो अगर आप सैंपल का साइज 30 से बड़ा लेते हैं, तो सैंपल का मीन अप्रोक्सीमेटली एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल को फॉलो करने लग जाता है। मतलब एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं बनता, बट नॉर्मल के जैसा दिखने लग जाता है, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल बन जाता है। दिस इज नथिंग बट द सीएलटी। तो वो क्या कह रहा है कि लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी ए रैंडम सैंपल। ठीक है, फ्रॉम ए पॉपुलेशन, फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद मीन x या विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो पेरेंट पॉपुलेशन का मीन मैंने म्यू मान लिया और वेरिएंस मान लिया सिग्मा स्क्वायर, लेकिन पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक, आपने क्या किया? एक्स बार बनाया सैंपल मीन, क्योंकि सैंपल मीन के बारे में मुझे बात करनी थी। आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई। लेकिन यहां पे केस मैंने ले लिया कि n जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 30 है। ये मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया। तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार अगर आप निकालेंगे तो वो म्यू के बराबर ही होगा, एंड अगर आप वेरिएंस निकालते हैं एक्स बार का तो वो बराबर होगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन के। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीएलटी ये कहती है कि पेरेंट पॉपुलेशन अब आपकी कुछ भी हो, अगर आपका सैंपल साइज एन 30 से बड़ा है, तो कन्फर्म आपका जो सैंपल मीन होगा वो एसिम्प्टोटिकली या अप्रोक्सीमेटली, ये जो दो डॉट मैंने लगाए हैं, these represents the approximately normal with the corresponding mean and with the corresponding variance। अब corresponding mean कितना है? म्यू। वेरिएंस कितना है? सिग्मा स्क्वायर बाई एन। नाउ दिस इज योर वेरी फेमस टीएलटी। समझ गए? सिमिलरली मेरे बच्चों, जो टी है आपका विच इज इक्वल टू समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई, ये भी एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल को ही फॉलो करेगा विद मीन एन म्यू एंड वेरिएंस एन सिग्मा स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। तो पेरेंट पॉपुलेशन चाहे कुछ भी हो, जब एन आपका लार्ज होता चला जाता है, वैसे वैसे जो एक्स बार है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशनल बिहेवियर है वो नॉर्मल के जैसा होता चला जाता है। यहां पे लार्ज का मतलब है एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 30। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक पॉपुलेशन है
जो कि कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। पॉजिटिवली स्क्यूड है, ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो ये जो मेरी है वो है मेरी पॉपुलेशन। ठीक, सपोज मैंने यहां से एक सैंपल लिया और जिसका मैंने मीन बनाया, तो और सैंपल साइज जो है वो स्मॉल है फॉर एग्जांपल, तो जो इसका जो मीन बनेगा वो नॉर्मल को फॉलो करे ऐसा जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए मैंने इस तरीके का एक पॉपुलेशन बना दिया जो कि एक्स बार का है व्हेन n इज लेस देन 30। बट अगर यहीं पे मैं n को ग्रेटर देन 30 ले लूं मेरे बच्चों, तो कंफर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, दिस इज लुक लाइक नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। लेकिन कब? जब n इज ग्रेटर देन 30। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरी पॉपुलेशन या सैंपल का साइज इंक्रीज होता चला जाता है, वैसे वैसे बाय द सीएलटी सैंपल मीन और सैंपल का सम अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल को फॉलो करने लग जाते हैं विद द कोरस्पॉन्डिंग मीन एंड विद द कोरस्पॉन्डिंग वेरिएंस। और मीन और वेरिएंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे होते हैं। तो ये सिंपल सा एक डिस्कशन था कि किसी भी पॉपुलेशन का अगर हम सैंपल मीन निकालते हैं तो उसका मीन और वेरिएंस कैसे डिफाइन होता है और उनका प्रोबेबिलिटी बिहेवियर कैसे बनता है। सिंपल है बिल्कुल। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जो आपके एग्जामों में आते हैं। जितने भी मैं क्वेश्चंस लेता हूं, चाहे मैं आउट ऑफ द बुक लूं अपनी तरफ से, वो सब पीवाईक्यू के होते हैं, और या फिर मैं बुक की जो बैक एक्सरसाइज है उसके अच्छे क्वेश्चंस तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूं। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है आज का वो है, लेट x1 x2 x3 x4 x5 बी IID नॉर्मल पॉपुलेशन जिसका मीन है 1.5 और वेरिएंस है 0.35 का होल स्क्वायर। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहा है इफ टी इज इक्वल टू समीशन एक्स आई, यदि आपको फाइंड करिए प्रोबेबिलिटी दैट टी लाइज बिटवीन 6 to 8। वेरी सिंपल। अब क्योंकि यहां पर जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली बात है जो टी है, समझ गए, वो नॉर्मल को ही फॉलो करेगा। ठीक, तो टी किसके बराबर है यहां पे आपके पास? टी बराबर है समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to 5 एक्स आई। तो मेरे बच्चों एक्सपेक्टेशन ऑफ टी किसके बराबर होगा? 5 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई। दिस इज 5 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इसके बराबर है 1.5, क्योंकि ये मुझे दे रखा है, वैल्यू मिली 7.5। ठीक है भाई, मीन वेरिएंस तो आपको निकालने पड़ेंगे ना। अब अगर हम यहीं पे कैलकुलेट करें वेरिएंस ऑफ टी, तो बताया था n इंटू सिग्मा स्क्वायर, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। तो कितना आ गया? 5 इंटू सिग्मा स्क्वायर कितना है? 0.35 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 0.6125 आपका बन के आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे एक रूल है जो अभी मैंने डिस्कस किया कि जो आपका टी बनेगा वो फॉलो करेगा नॉर्मल विद मीन 7.5 एंड वेरिएंस 0.6125। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन क्या है? जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी दैट टी लाइज बिटवीन 6 to 8। ठीक है, शायद आपके सेमेस्टर 1 के टीचर ने पढ़ाया होगा, मैंने भी अपनी 2 बेसिक स्टैटिस्टिक्स की लेक्चर्स आपके लिए डाले थे। उनमें हमने बोला था कि जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करते हैं तो नॉर्मल पे काम नहीं करते, स्टैंडर्ड नॉर्मल पे आप वर्क करते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कैसे बनाते हैं? नॉर्मल वेरिएट में से उसका मीन माइनस करते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस करते हैं, और अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस, जिसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हो, उससे हम डिवाइड करते हैं, और वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में बन जाता है, नॉर्मल 0 1 में बन जाता है। उसका वर्क हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जितना भी टेबुलर फॉर्म है सब वो उसी के रेस्पेक्ट में दिया होता है। तो जब भी आप नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी पर वर्क करोगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनाना आपकी मजबूरी है। कैसे बनाएंगे? दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी दैट 6 माइनस के 7.5, क्योंकि मीन इतना है, अंडर द रूट ऑफ 0.6125 लेस देन इक्वल टू टी माइनस
7.5 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 0.6125 लेस देन इक्वल टू 8 माइनस के 7.5 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 0.6125 ब्रैकेट क्लोज। सिंपल है बिल्कुल। नाउ अब इस जो ये लिमिट्स हैं इनको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। नाउ दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के 1.92 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 0.64। आप ये चाहो तो चीजें कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो अंदर वाली चीज है ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बन गया। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है ये माइनस के 1.92 बन गया। जो अपर लिमिट वाला नंबर है वो 0.64 बन गया। नाउ अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर 1 दिस कैन बी रिटन एज पाई 0.64 माइनस पाई माइनस के 1.92 वेयर कैपिटल फाई डॉट इज CDF ऑफ द रैंडम वेरिएबल Z। ये CDF की प्रॉपर्टी होती है। अगर Z का CDF आपको पता है तो प्रोबेबिलिटी दैट Z लाइज बिटवीन A टू B इज इक्वल टू फाई B माइनस फाई A के बराबर होता है, ठीक है। मतलब ये सेमेस्टर 1 का काम है, हालांकि मैंने कुछ कुछ चीजें समझा रखी हैं आपको, बट फिर भी। नाउ जैसे आप इसको सोल्व करोगे बाय द टेबल टोटल फाइनल वैल्यू मिलेगी 0.7115। ये वैल्यू आपको टेबल से मिल जाएंगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, डिफरेंस करोगे वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो जो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो है 0.7115। सिंपल था बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात इस क्वेश्चन में ये थी मेरे बच्चों कि जो आपकी पेरेंट पॉपुलेशन थी वो नॉर्मल थी, इसीलिए सैंपल का साइज इतना छोटा था, फिर भी आपने नॉर्मल के रूल लगा दिए। अगर पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं होती, सैंपल का साइज छोटा होता, तो सवाल को कैलकुलेट करना, क्वेश्चन को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता, ठीक। चलिए खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लेट x1 x2 xn बी IID रैंडम वेरिएबल्स सच दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ xi इज इक्वल टू 4 एंड वेरिएंस ऑफ xi इज इक्वल टू 1.5 का होल स्क्वायर। तो इस बार जो सैंपल जो है वो n ऑब्जर्वेशंस का है, और जो पेरेंट पॉपुलेशन है उसके बारे में कोई जानकारी मैंने आपको नहीं दी है। सिर्फ इतना बोला है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू 4 के बराबर है, और जो वेरिएंस है पॉपुलेशन का वो 1.5 का स्क्वायर है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1.5 है। फिर आगे वो कह रहा है कि अगर सैंपल का साइज है 50, ठीक, तो प्रोबेबिलिटी बताइए दैट सैंपल मीन लाइज बिटवीन 3.5 टू 3.8, ठीक। अब पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल है नहीं, तो एक्स बार किसको फॉलो करेगा पता नहीं है, बट क्योंकि सैंपल का साइज उसने आपको दे दिया 50 के बराबर, तो अब आप CLT लगाकर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल वाला रूल बना सकते हैं, ठीक। तो अगर हम यहां पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, मेरा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो एक्स बार है। मैं आपको बता चुका हूं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार कन्फर्म म्यू के बराबर ही बनता है, और म्यू यहां पर 4 के बराबर है, ठीक। वेरिएंस ऑफ एक्स बार अगर आपको चाहिए तो वो सिग्मा स्क्वायर बाई एन के बराबर बनता है। सिग्मा स्क्वायर है यहाँ पे 1.5 का होल स्क्वायर, और एन यहाँ पे किसके बराबर है, 50 के बराबर है मेरे बच्चों। सिंपल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार अगर आप देखेंगे तो 0.0449 बन के आएगा, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर मैं सिग्मा एक्स बार निकालूं विच इज द स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स बार, this is nothing but the under the root of variance of x bar. This is under the root of 0.0449. Now this is nothing but 0.2121, ठीक है। आ गया, सिंपल है बिल्कुल। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि एक्स बार नॉर्मल को फॉलो करेगा, बट एक्स बार एसिम्प्टोटिकली या अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल को फॉलो करेगा बाय द CLT, ठीक। तो मेरे बच्चों रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी था प्रोबेबिलिटी दैट 3.5 इज लेस देन इक्वल टू एक्स बार इज लेस देन इक्वल टू 3.8। बिल्कुल ठीक है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू 3.5 माइनस के 4 डिवाइडेड बाय
0.2121 इज लेस देन इक्वल टू एक्स बार माइनस के 4 डिवाइडेड बाय 0.2121 इज लेस देन इक्वल टू 3.8 माइनस के 4 डिवाइडेड बाय 0.2121। ये प्रोबेबिलिटी का जो सिनेरियो है मैंने प्लस माइनस कर दिया। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये इक्वल है, बट दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ये जो सिंबल होता है, ये जो सिंबल होता है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, क्योंकि जो पॉपुलेशन का जो एक्स बार बनेगा, जो सैंपल का एक्स बार बनेगा, सैंपल मीन, वो नॉर्मल को फॉलो नहीं करेगा, वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल को फॉलो करेगा, क्योंकि सैंपल का जो मेरा साइज था वो 50 के बराबर था। ठीक है बेटा। अब अगर मैं यहाँ पे आपके साथ चीजें थोड़ा सा डिस्कशन करूं कि भाई मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनाने की कोशिश करी है अप्रोक्सीमेटली, तो मुझे वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली ही दिखाई देगी। नाउ दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के 2.36 पहले वाली टर्म बनेगी, लेस देन इक्वल टू जेड इज लेस देन इक्वल टू माइनस के 0.94, ये बनेगा। ठीक है भाई, ये जो लोअर बाउंड्री है वो इतनी बनेगी, जो अपर बाउंड्री है वो इसके बराबर बनेगी। नाउ दिस इज अप्रोक्सीमेटली फाइव ऑफ माइनस के 0.94 माइनस के फाइव ऑफ माइनस के 2.36। टेबल से वैल्यू देखोगे तो 0.1645 आपको मिलेगा। तो आप क्या कहोगे सुधीर सर? प्रोबेबिलिटी दैट 3.5 इज लेस देन इक्वल टू एक्स बार इज लेस देन इक्वल टू 3.8 इज अप्रोक्सीमेटली 0.1645। बस इतना फर्क है। अगर नॉर्मल होता तो मैं इक्वालिटी लिखता, अगर नॉर्मल होता तो मैं इक्वालिटी लिखता। अब यहां नॉर्मल नहीं है तो मैंने सिर्फ अप्रोक्सीमेटली लिखा है। बाकी जितनी भी चीजें हैं मेरे बच्चों, वो सब बिल्कुल कॉमन चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी सब कुछ कॉमन चल रहा है। चलिए खैर, होप सो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अब देखिए मेरे बच्चों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बुक के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सब डिस्कस करके दूंगा, तो अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला ही क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है? द इनसाइड डायमीटर ऑफ ए रैंडमली सेलेक्टेड पिस्टन रिंग is a random variable with mean value 12 centimeter and standard deviation 0.04 सेंटीमीटर। तो ये पिस्टन रिंग जो होते हैं, ये एक मेरे बच्चों आपकी जो कार होती हैं, बाइक्स होती हैं, उसके इंजन के अंदर का एक इक्विपमेंट होता है जिससे आपका इंजन चलता है। चलिए, अगर फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं तो ठीक है, मतलब पिस्टन वहां होता है, तो उसका जो मीन डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है, और जो उसके अंदर वेरिएशन है वो 0.04 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो कह रहा है इफ एक्स बार इज द सैंपल मीन डायमीटर ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ एन इज इक्वल टू 16 रिंग्स, वेयर इज द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार सेंटर्ड। मतलब एक्स बार कहां पे सेंटर्ड होगा, मतलब सीधा सीधा वो एक्स बार की एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्स बार की सेंट्रल वैल्यू आपसे पूछ रहा है। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो एक्स बार डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स बार जो रैंडम वेरिएबल है, उसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। फिर अगले कुछ कुछ सवाल हैं। तो सबसे पहले तो इसको पॉपुलेशन को हम जो है डिफाइन करते हैं। मान लीजिए मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया। क्या है? डिफाइन कर दिया इनसाइड डायमीटर। ठीक है, क्योंकि इनसाइड डायमीटर की बात चल रही है। अब आपको कहीं पे भी ये तो दिया नहीं है कि वो जो डायमीटर है, इनसाइड डायमीटर जो है वो वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू ले सकता है, जिसका मीन 12 सेंटीमीटर है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.04 सेंटीमीटर है। बट वो किस प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर को फॉलो करता है ये आपको नहीं दिया गया है। समझिए आप बात को, कहीं पर भी नहीं बोला गया है कि वो नॉर्मल को फॉलो करता है, लेकिन इतनी जानकारी है कि जो आपका एक्स रैंडम वेरिएबल दिया गया है, उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो है 12 सेंटीमीटर, और जो सिग्मा है वो है 0.04 सेंटीमीटर। ये दो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। आप चाहें तो यहां से सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस ऑफ एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.0016। जिसकी भी आपको जरूरत होगी आप वो काम करें।
अब पहला जो पार्ट है, जो क्वेश्चन है, वो कह रहा है इफ एक्स बार इज द सैंपल मीन, ए पार्ट, इफ एक्स बार इज द सैंपल मीन डायमीटर ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ एन इज इक्वल टू 16, तो जो सैंपल साइज है वो 16 है। तो आप ये नहीं कह सकते अब कि एक्स बार नॉर्मल को फॉलो करेगा, लेकिन वो मेरे से पूछ भी नहीं रहा है कि एक्स बार किसको फॉलो करेगा। वो कह रहा है कि वेयर इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज सेंटर्ड, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार पूछ रहा है। और अकॉर्डिंग टू रूल आपको पता है ये म्यू, यानी कि पॉपुलेशन के मीन के बराबर होता है, विच इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, विच इज नथिंग बट 12 सेंटीमीटर। यानी कि जहां पर आपकी पॉपुलेशन सेंटर्ड थी, आपका सैंपल का मीन भी वहीं सेंटर्ड रहेगा। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, बट आपको बोलना पड़ेगा। ठीक। अगला पार्ट था इसी में, वेरिएंस ऑफ एक्स बार। आपको पता है ये चीज, दिस इज वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन एन के बराबर। अब वेरिएंस ऑफ एक्स कितना था आपके पास, 0.0016 डिवाइडेड बाय 16, अगर आप गौर से देखें तो। लेकिन वो वेरिएंस नहीं पूछ रहा है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन इन मीन पूछ रहा है, विच इज अंडर द रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स बार, विच इज अंडर द रूट ऑफ 0.0016 डिवाइडेड बाय 16, विच इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, या अंडर द रूट हटा दीजिए यहां से, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूं, 0.04/4, विच इज इक्वल टू मेरे बच्चों 0.01। ये पहला जो है मेरा पार्ट था, पहला ए पार्ट था, बिल्कुल सिंपल है। तो क्वेश्चन यही था कि एक्स बार अगर आप ले लिया जाए और एन की वैल्यू अगर 16 कर दी जाए, तो आपका जो एवरेज है एक्स बार, जो सैंपल मीन है, वो कहां पर सेंटर्ड होगा, जहां पे पॉपुलेशन थी, वो नंबर आपको मैंने दे दिया 12। और व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार, वो भी आपको समझा दिया। अब अगला सवाल है बी, आंसर द क्वेश्चन पोस्ट इन पार्ट ए फॉर ए सैंपल साइज ऑफ एन इज इक्वल टू 64। अब बी पार्ट में उसने क्या किया है मेरे बच्चों, बी पार्ट में उसने क्या किया है, इफ एन इज इक्वल टू 64 मीन्स जो सैंपल का साइज पहले 16 था, अब उसने 64 कर दिया। अब सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, फिर से वही म्यू के बराबर, फिर से वही 12 सेंटीमीटर, ये तो चेंज नहीं होगा। लेकिन वेरिएंस ऑफ एक्स बार विच इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन एन, समझ गए होंगे आप, है ना। अब वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन एन आपने निकाल लिया, या तो ऐसे छोड़ दो, नहीं तो सिग्मा एक्स बार अलग से कैलकुलेट कर लो। दिस इज व्हाट सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ एन। सिग्मा एक्स किसके बराबर है, 0.04 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 64। देखिए ये सिग्मा एक्स बार है और ये सिग्मा एक्स है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाउ दिस इज व्हाट 0.04 अपॉन 8, नाउ 0.005। तो अगर सैंपल साइज में इंक्रीज कर दूं तो सेंट्रल वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन वेरिएशन और कम हो जाएगा। पहले कितना था वेरिएशन मेरे बच्चों, 0.01, अब कितना हो गया 0.005। अब अगर आप थोड़ा सा इसको है, चलिए देखें, तो ये मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको इसकी दे चुका हूं। अब जो इसका सी पार्ट है वो क्या है, फॉर विच ऑफ द टू रैंडम सैंपल वन ऑफ पार्ट ए और वन ऑफ पार्ट बी इज एक्स बार मोर लाइकली टू विद इन 0.01 सेंटीमीटर, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। देखिए वो कह रहा है कि जो दो टाइप के सैंपल आपने ऊपर लिए, एक का सैंपल साइज था 16, एक का सैंपल साइज था 64, इनमें से कौन ज्यादा प्रोबेबिलिस्टिक है, सच दैट कि जो वैल्यू है एक्स बार की वो 12 सेंटीमीटर के सेंटर को लेके विद द वेरिएशन 0.01 ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता हो। तो मेरे बच्चों आंसर है सैंपल 2। रीजन अभी बताया था आपको, जैसे जैसे सैंपल का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, वैसे वैसे जो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा टू द सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो सैंपल साइज बढ़ेगा
तो मोर कंसंट्रेटेड हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी विद इन द वेरिएशन ऑफ 0.01 इंक्रीज हो जाएगी फॉर द सैंपल 2। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, मतलब कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। चलिए मेरे बच्चों, तो सी पार्ट हो गया। आप चाहे लिख देना सी पार्ट में, एक्स बार इज मोर लाइकली टू बी विद इन 0.01 centimeter of the mean 12 centimeter with the second, जिसमें हमारा लार्ज सैंपल है। ठीक है बेटा, एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। दिस इज ड्यू टू द डिक्रीजिंग वेरिएबिलिटी ऑफ एक्स बार। दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज्ड वेरिएबिलिटी ऑफ एक्स बार, मतलब वेरिएशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। वेरी सिंपल। चलिए मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है रेफर टू एक्सरसाइज 46। सपोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डायमीटर इज नॉर्मल। अब पॉइंट को समझिए। अब उसने ये कह दिया कि जो डायमीटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है। इसका मतलब अब मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा एक्स था, जो विच इज इनसाइड डायमीटर, दिस फॉलो नॉर्मल विद मीन 12 सेंटीमीटर और वेरियंस 0.0016 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ठीक समझ लो, ये अलग केस हो गया। उसने कह दिया कि पॉपुलेशन भी नॉर्मल है मेरी पहले केस में। तो ए पार्ट को अगर हम डिस्कस करें, कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी व्हेन n इज इक्वल टू 16। n की वैल्यू है 16। तो मेरे बच्चों, आपको बताया था कि अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है तो सैंपल साइज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है, छोटा हो बड़ा हो, वो सब चीजें नॉर्मल को ही फॉलो करेंगी। तो यहां पे अगर हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करें, क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट 11.99 इज लेस देन इक्वल टू एक्स बार इज लेस देन इक्वल टू 12.01 की वैल्यू बताइए। सबसे पहले तो वही मुझे इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कर सकता हूं कन्वर्ट? नाउ देखिए, शायद कभी मैंने बताया भी होगा आपको, अगर एक्स फॉलो करता है नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर को, तो एक्स बार फॉलो करता है नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन को, तो एक्स बार माइनस के म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन फॉलो करेगा नॉर्मल 0,1 को। ये चीज मैंने बता रखी है। तो वही कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे लगना है। कैसे लगना है? दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट 11.99 माइनस के 12 डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन। जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 0.01। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्स बार माइनस के 12 अपॉन 0.01 इज लेस देन इक्वल टू 12.01 माइनस के 12 डिवाइडेड बाय 0.01 ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि आपका जो एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय रूट एन है वो इसके बराबर बनेगा। ठीक, नाउ दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट -1 इज लेस देन इक्वल टू जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये जो चीज है ये आपको सेमेस्टर 1 में आपके टीचर ने पढ़ाई होगी। इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसकी जो वैल्यू है मेरे बच्चों यहाँ पर, वो 0.6826 के बराबर है। आप कभी कहोगे तो ये वैल्यूज मैं आपको कैलकुलेट करनी समझा दूंगा कैसे होती हैं, बट ये सेमेस्टर 1 में आप ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे। मतलब ये सिंपल है, ये चीजें आप कर सकते हो। चलिए अब इसी के बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है इसका? हाउ लाइकली is it that the sample mean diameter exceed 12.01 when n is equal to 25? तो कह रहा है कि अगर मैं n की वैल्यू 25 ले लूं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो सैंपल का मीन है वो ग्रेटर देन हो जाए, एक्सीड कर जाए 12.01 को। मेरे बच्चों बहुत सिंपल है। क्या है? देखिए, अगर n की वैल्यू 25 है
तो प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार इज ग्रेटर देन 12.01 आपसे पूछ रहा है, फिर से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करिए। नाउ दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार माइनस के 12 डिवाइडेड बाय 0.008 is greater than 12.01 minus के 12 divided by 0.008। अब आप बोलोगे सुधीर सर 0.008 से आपने क्यों डिवाइड किया? क्योंकि अगर आपका सैंपल साइज 25 है, समझिएगा आप बात को, तो मेरे बच्चों सिग्मा बाई रूट एन किसके बराबर बनेगा? 0.04 डिवाइडेड बाय 5, समझ गए? बराबर बनेगा 0.008 के। इस वजह से ये डिवाइड किया गया है। नाउ दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन, अब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, ये आएगा 0.125 एंड नाउ बाय द प्रोबेबिलिटी टेबल दिस इज 0.1056 बनेगा। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब चीजें जो मैं साइड में लिखता हूं, इनको थोड़ा ध्यान रखा करिए कि सिग्मा बाई रूट एन की वैल्यू क्या बनेगी, सिग्मा क्या बनेगा, एन क्या बनेगा, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए बच्चों, इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अगर ये सोच ले कि सुधीर सर बस आप कह के चले जाइए और हम एग्जाम में लिख देंगे, ये पॉसिबल नहीं होता है, समझिए, ये पॉसिबल नहीं होता है। आपको थोड़ा बहुत तो एक्चुअली में पढ़ना ही पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। लेंदी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन सॉल्यूशन में लेंदी नहीं है, पढ़ने में ज्यादा लेंदी है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। क्या कह रहा है? द नेशनल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट डेटेड अक्टूबर 22 2008 stated that for a sample of size 277, सैंपल का साइज है 277, 18-year-old American males, the sample mean waist circumferences was 86.3 सेंटीमीटर, मतलब उनका जो वेस्ट का जो सर्कमफ्रेंस था वो 86.3 सेंटीमीटर था। A somewhat complicated method was used to estimate various population percentiles। तो परसेंटाइल्स आपने सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे, डेसाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ऑक्टाइल, ये सब चीजें सेमेस्टर 1 में पढ़ाई जाती है। रिजल्टिंग इन द फॉलोइंग वैल्यूज। तो फिफ्थ परसेंटाइल की वैल्यू दी है 69.6, 10th परसेंटाइल दे दिया, 25th परसेंटाइल दे दिया, 50th परसेंटाइल दे दिया, बहुत सारे परसेंटाइल उसने आपको दे दिए। पहला क्वेश्चन है, इज इट प्लॉसिबल दैट द वेस्ट साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज एट लीस्ट अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल? क्या वेस्ट साइज जो आपको दिया गया है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल हो सकता है? एक्सप्लेन योर रीजनिंग, अगर हो सकता है तो। इफ योर आंसर इज नो, है ना, द सैंपल शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है। अगर उसको नहीं करता है तो वेरी सिंपल है, सबसे पहले तो आंसर है नो, सबसे पहले तो आंसर है नो। क्यों? उसका रीजन है मेरे बच्चों, अगर ये एनी हाउ नॉर्मल होता या बन सकता, तो नॉर्मल के अंदर एक खास बात होती है, नॉर्मल सिमेट्रिक होता है अबाउट मीन। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि जो मीन है वो है 86.3 और जो मीडियन है दैट इज 50th परसेंटाइल, समझ गए, वो है 81.3, जिसमें एक ह्यूज गैप है। तो सिमेट्रिक नहीं है तो नॉर्मल नहीं हो सकता। दूसरा, नॉर्मल के केस में जो मीडियन होता है यानी कि सेकंड क्वार्टाइल होता है या 50th परसेंटाइल होता है, वो इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल, और फ्रॉम द 25th परसेंटाइल एंड 90th, सॉरी 75th परसेंटाइल से। तो ऐसा भी नहीं हो रहा क्योंकि 25th परसेंटाइल 75.2 है, 75th परसेंटाइल 95.4 है, सम करके डिवाइडेड बाय 2 करके एवरेज निकालोगे तो वो 81.3 नहीं बनेगा। तो ये दो बड़े रीजन हैं जिनकी वजह से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल नहीं बन रहा है। अब वो कह रहा है कि क्या आप इस डिस्ट्रीब्यूशन का शेप बता सकते हैं? ज्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है
वो मेरी किसके बराबर थी? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है मेरी 86.3 सेंटीमीटर, और जो मीडियन है मेरे बच्चों वो है 81.3। ठीक है, जो मीडियन है वो है 81.3, जो कि छोटी है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से। तो बेसिकली मीन बड़ा है मीडियन से। इफ मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन और द मोड, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यूड। तो मेरे बच्चों यहां पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो एक पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। एग्जैक्टली क्या बन सकता है ये कहना बहुत मुश्किल है, बट पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्या बनेगा? डिस्ट्रीब्यूशन बिकम पॉजिटिवली स्क्यूड। बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए बी पार्ट पर थोड़ा सा अब हम फोकस करेंगे। बी पार्ट क्या है? सपोज दैट द पॉपुलेशन मीन वेस्ट साइज इज 85। पॉपुलेशन का जो मीन साइज हो गया वो 85 हो गया, एंड दैट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15 सेंटीमीटर। हाउ लाइकली is it that a random sample of 277 individual will result in a sample mean waist size of at least 86.3? अब यहां पे एक तो सैंपल साइज जो है वो 277 है, लार्ज है, तो सीएलटी लग जाएगी। तो अब तक मुझे पेरेंट पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी नहीं थी, आज भी नहीं है। बट अगर मुझे काम कभी कभी भी लार्ज सैंपल पे करना हुआ तो अकॉर्डिंग टू रूल सैंपल का मीन और सैंपल का सम नॉर्मल को फॉलो करने लग जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम बी पार्ट को डिस्कस करें तो बी पार्ट की इंफॉर्मेशन क्या है? जो पॉपुलेशन का मीन है वो है 85 सेंटीमीटर। जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है? स्टैंडर्ड डेविएशन 15 सेंटीमीटर। चलिए 15 सेंटीमीटर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। जो सैंपल का साइज है वो है 277, विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 30। तो सीएलटी लग जाएगी। कैसे लग जाएगी? बाई सीएलटी सैंपल का मीन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल विद पॉपुलेशन मीन 85 एंड वेरिएंस। वेरिएंस क्या बनेगा? 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 277। बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो दिस इज नॉर्मल 85 और 1 पॉइंट, सॉरी दिस इज नॉट 1.5, दिस इज 15 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 277 करेंगे तो दिस इज 0.81 आपका बन के आएगा। तो 15 15 225 डिवाइड करोगे तो इतना बन जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सैंपल मीन वेस्ट साइज है वो एटलीस्ट 86.3 हो। मींस रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है, दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 86.3। नाउ अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार माइनस के 85 डिवाइडेड बाय इसका अंडर रूट यानी कि 0.9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे बच्चों 86.3 माइनस 85 डिवाइडेड बाय 0.9। और आप समझ गए होंगे 0.9 क्यों किया है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन से मुझे डिवाइड करना होता है। सिंपल। नाउ दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1.44, एंड अगेन बाय द टेबल दिस इज 0.0749 वैल्यू आपको मिलेगी। वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए अब सी पार्ट, referring back to part B, suppose now that the population mean waist size is 82 सेंटीमीटर। अब जो वेस्ट साइज जो कर दिया पॉपुलेशन का वो 82 सेंटीमीटर कर दिया। नाउ व्हाट इज
approximate probability that the sample mean will be at least 86.3। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो सैंपल मीन है वो एटलीस्ट कम से कम 86.3 हो। इन लाइट ऑफ दिस कैलकुलेशन डू यू थिंक दैट 82 सेंटीमीटर इज रीजनेबल वैल्यू फॉर म्यू, ये बताना है आपको। तो चलिए पहले पहले वाला पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट की अगर हम इंफॉर्मेशन एक बार लिखें तो कह रहा है म्यू की वैल्यू है 82। ओके, तो अगर म्यू की वैल्यू 82 है मेरे बच्चों, तो अब जो एक्स बार फॉलो करेगा वो नॉर्मल को फॉलो करेगा विद मीन 82 एंड वेरिएंस 0.81। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? एक्स बार is greater than equal to 86.3। now this is equal to probability that x bar minus के 82 divided by 0.9 is greater than equal to 86.3 minus के 82 divided by 0.9। ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल। नाउ दिस इज व्हाट, अब अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल बोलिए क्योंकि, या नॉर्मल बोलिए क्योंकि सैंपल साइज अब लार्ज है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना है। नाउ दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो मेरी वैल्यू बनेगी दिस इज 4.77। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। एंड नाउ दिस इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, दिस इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। ठीक, अब वो कह रहा है in the light of this calculation do you think that 82 सेंटीमीटर is a reasonable value of mu? आंसर है नहीं। रीजन है उसका कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि अगर मैं पॉपुलेशन का मीन 82 ले लूं तो एक्स बार सैंपल का मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 86.3 बिकम अप्रोक्सीमेटली जीरो, दैट्स वाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिंपल है बिल्कुल, कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है इन चीजों में। चलिए मेरे बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आया हुआ है, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं था बट इससे आसान था। ये टफ है, उससे आसान था क्वेश्चन। क्या है मेरे बच्चों क्वेश्चन? देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन एन एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स क्लास ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस द इंस्ट्रक्टर knows that the time needed to grade a randomly chosen first examination paper is a random variable with expected value of 6 minutes and a standard deviation of 6 minutes। सिंपली वो ये कह रहा है कि एक एग्जामिनर है जो 40 बच्चों की कॉपी चेक करेगा और वो ग्रेड देने में उनको जो टाइम लगता है वो एक बच्चे की कॉपी पे ग्रेड देने में, कॉपी को चेक करने में 6 मिनट का टाइम लगता है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी 6 मिनट का है। If grading times are independent and the instructor begins grading at 6:50 p.m. and grades continuously, वो दे रहा है, what is the approximate probability that he is enough grading before 11 p.m. टीवी न्यूज बिगिंस, मतलब 11 p.m. पर टीवी न्यूज बिगिंस होनी है, उससे पहले वो सबको ग्रेडिंग दे चुका हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक, तो मान लीजिए मैंने यहां पे एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया x, जो क्या कर रहा है, टाइम इन ग्रेडिंग। ठीक है, जो टाइम लग रहा है ग्रेडिंग में ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है x की वो कितनी है, 6 मिनट है मेरे बच्चों। जो सिग्मा है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो भी 6 मिनट के ही बराबर है। ठीक, यहां पे जो लोग हैं जिनकी उनको कॉपी चेक करनी है, एन वो किसके बराबर है, 40। ठीक है, अब अगर आप ए पार्ट को देखें, इंफॉर्मेशन लिख ली मैंने, उसके पास कितना टाइम है, उसके पास 6:50 से लेके कहां तक, 11 PM तक टाइम है। तो इसका मतलब उसके पास कितना टोटल टाइम बना, उसके पास 250 मिनट्स का टाइम बना, है ना। कितने हो गए, 4 घंटे 10 मिनट, है ना। तो 250 मिनट का उसके पास टाइम है। सारे बच्चों की कॉपी
चेक करने के लिए। तो मान लीजिए मैंने एक लेट अस डिफाइन ए रैंडम वेरिएबल सपोज टी, लेट टी बी द रैंडम वेरिएबल विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x40। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल ग्रेडिंग टाइम। ठीक है। तो एक बच्चे की कॉपी को चेक करने में मान लीजिए टाइम लग रहा है x1, दूसरे को लग रहा है x2, तीसरे को लग रहा है x3, x40। तो सारे बच्चों को टाइम कितना लगेगा? टोटल ग्रेडिंग टाइम कितना होगा? t, सपोज मैंने मान लिया। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं बच्चों, इफ द ग्रेडिंग टाइम आर इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्टर बीइंग, तो कुछ नॉर्मली तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं है, नॉर्मली नहीं दिया है, लेकिन सैंपल का साइज जो है वो 40 है, तो हम बाई द CLT नॉर्मल ले सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप एक्सपेक्टेशन ऑफ टी कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। दिस इज 40 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही। एन भाई टी है ना, टी समीशन है ना, तो एन इंटू म्यू के बराबर होता है। तो एन 40 है, म्यू आपको पता है किसके बराबर है? 6 के बराबर। तो कितना आ गया? 240। चलिए, अब हम वेरिएंस ऑफ टी की बात करेंगे। किसके बराबर आएगा? 40 इंटू वेरियंस ऑफ एक्स के बराबर था। 40 इंटू वेरियंस कितना है? 36 के बराबर है। तो 1440। तो यहीं पे अगर आप चाहें तो सिग्मा टी की वैल्यू निकाल सकते हैं अंडर द रूट ऑफ वेरियंस ऑफ टी करके, जिसकी वैल्यू आएगी 37.95 के बराबर। सिंपल है बिल्कुल। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ग्रेडिंग टाइम्स आर इंडिपेंडेंट एंड इंस्ट्रक्टर begins grading at this time continuously, what is the probability that he will enough grading before the TV news start? इसका मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो ये है कि जो टोटल ग्रेडिंग टाइम है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 250 मिनट्स जो उसको मिले हैं। समझ गए? इतना टाइम उसको मिला है। वो कह रहा है कि क्या वो न्यूज शुरू होने से पहले तक सबको ग्रेडिंग कर सकता है? तो वो तभी कर सकता है जब टी की वैल्यू इसके बराबर होगी। बस क्वेश्चन खत्म। नाउ दिस इज व्हाट, टी माइनस 240 डिवाइडेड बाय 37.95 is less than equal to 250 minus 240 divided by 37.95। ठीक है। आप, दिस इज अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि नॉर्मल नहीं दिया है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली, नॉर्मल नहीं दिया है ना, देर आर इतने स्टूडेंट। हाँ ठीक है, नॉर्मल नहीं है तो आप अप्रोक्सीमेटली लगा दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज लेस देन इक्वल टू, इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.26 बनेगा। नाउ बाय द प्रोबेबिलिटी टेबल दिस इज इक्वल टू 0.6026। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो टेबल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी पार्ट, बी पार्ट क्या है? इफ द स्पोर्ट रिपोर्ट बिगिंस एट 11:10, मतलब उसको 10 मिनट का और टाइम मिल गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट he misses part of the report if he waits until grading is done before turning on the TV? मीन्स जो टोटल टाइम है आपका अब, वो 10 मिनट और उसको ज्यादा मिल गए, लेकिन टोटल टाइम वो कह रहा है कि इससे भी उसको ज्यादा मिल लग रहा है, उसको वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है क्या बनेगी? दैट द टोटल टाइम इज ग्रेटर देन 260। बिल्कुल पूछ सकता है, पूछने को कुछ भी पूछे। By the same rule, this is probability that t minus 240 divided by 37.95 is greater than 260 minus 240 divided by 37.95। अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि नॉर्मल नहीं है, प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 0.53 बाय द टेबल, दिस इज इक्वल टू 0.2981। नाउ दिस इज माय रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरे बच्चों। ठीक है बेटा, तो होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। कोई भी आपको कहीं भी कैलकुलेशन में या कोई बात गलत निकल गई हो, बेटा ऐसा हो जाता है, भगवान नहीं है हम, कंप्यूटर नहीं है हम कि बटन दबाया वही सब बाहर आएगा।
कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बोल सकते हैं कि सुधीर सर ये प्रॉब्लम हमें आई थी या ये प्रॉब्लम हमें आ रही है। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।